तो हमारा लॉज ऑफ मोशन चल रहा था। इसमें हमने लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ लिए, अभी इनका एप्लीकेशन हमें सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनका एप्लीकेशन सीखना है। तो हम लोग अभी जो फोर्सेस को डील करेंगे, जिन फोर्सेस को डील करेंगे उनमें से कुछ फोर्सेस हैं, मोस्टली कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही हैं। यहाँ पर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सिर्फ वो यहाँ पर आएगा। अदरवाइज़ जो भी फोर्सेस हम यहाँ डील करने वाले हैं वो सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे? एक तो स्ट्रिंग्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स लाइक थ्रेड्स समझ लो, बट यहाँ जो स्ट्रिंग्स होंगे वो आइडियल स्ट्रिंग्स होंगे। आइडियल का मतलब है कि वो वेटलेस होंगे और इनएक्सटेंसिबल होंगे। ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं होंगे फोर्स लगाने से। इस तरह के स्ट्रिंग्स हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस जो भी हमारे रहेंगे उनमें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स होंगे। तो स्ट्रिंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो ऐसे जो स्ट्रिंग्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। सपोज़ ये एक स्ट्रिंग है, इसमें अगर एक मास बॉडी को हम अटैच करके इस तरह से सस्पेंड कर दें, यानी कि हैंग कर दें, तो इस मास बॉडी के वेट की वजह से, जो इसका वेट होगा अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, उस वेट की वजह से अब ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर बता देते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो होगा। इट मीन्स ये जो वेट वाला फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स वेट के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में होगा। तो स्ट्रिंग में ये जो फोर्स आता है इसी को बोलते हैं टेंशन। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो अगर स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है तो बोथ साइड, स्ट्रिंग अगर ऐसे है हमारे पास और इसको अगर हम पुल करें, ऐसे दोनों साइड से पुल करें, तो स्ट्रिंग में अंदर की तरफ टेंशन फोर्स डेवलप होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये टेंशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर कोई ये पूछ सकता है इक्वल एंड अपोजिट ही क्यों होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हैं, इक्वल क्यों हैं? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग ले लिया मान लो। इस स्ट्रिंग का अगर एक छोटा सेक्शन कंसिडर करें, बहुत छोटा मतलब एक पॉइंट साइज़ का, मान लो हमने एक छोटा सेक्शन कंसिडर किया, पॉइंट साइज़ का है बट समझने के लिए हम उसको इतना बड़ा बना ले रहे हैं। और अगर यहाँ मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट साइज़ का ही हमारा सेक्शन है स्ट्रिंग का, इसमें दोनों तरफ टी टेंशन हमने दिखाया। अगर दोनों तरफ टी टेंशन यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं दिखाते हैं तो इस स्ट्रिंग पर जो नेट फोर्स होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। और नेट फोर्स नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, बट ये स्ट्रिंग का जो पॉइंट है ये अपनी जगह पर फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, किसी भी डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो रहा है। अगर एक्सटेंसिबल होता तो किसी एक डायरेक्शन में ये पॉइंट, स्ट्रिंग का ये पॉइंट ऊपर या नीचे किधर भी जा सकता था, बट हमारा स्ट्रिंग है आइडियल, यानी कि वेटलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल होने से ये पॉइंट अपनी जगह पर ही रहता है, किधर भी इसका मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर नहीं होंगे तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा और फिर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होने से ये पॉइंट किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा। तो इसका मतलब है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए जिससे कि एफ नेट ज़ीरो हो जाए और एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग वो भी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि स्ट्रिंग में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा। इस फोर्स को कहते हैं टेंशन फोर्स। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कुछ केसेस में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ केसेस में
पुली यूज़ किया जाएगा। पुली क्या होता है पता ही होगा। पुली एक डिस्क होगा, मान लो ऐसे एक डिस्क है, उसको एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है और इस डिस्क के ऊपर से एक धागा, एक स्ट्रिंग ऐसे डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग पुली यूज़ करेंगे वो भी आइडियल होगा। आइडियल पुली का मतलब क्या है कि ये पुली यहाँ जो इसका ये हिंज्ड पार्ट है, सेंटर पे हिंज किया जाएगा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन क्या होता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। आइडियल पुली जो होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा एंड मास लेस होगा। इस पुली का कोई मास भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में मास हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट हमारे 11 क्लास के क्वेश्चंस में मोस्टली पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा। तो इस पुली के ऊपर से अगर ऐसे एक थ्रेड यानी स्ट्रिंग डाला गया और इस स्ट्रिंग में अगर दोनों साइड मान लो कि कुछ वेट सस्पेंड किया गया, कुछ मास सस्पेंड किया गया, उसकी वजह से इनका वेट होगा m1g और इधर m2g मान लो, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, और वो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स जो हैं, ये एक एंड है, ये एक एंड है, दोनों एंड में अंदर की तरफ होता है। जैसे हमने अभी यहाँ डायग्राम बनाया था, ये स्ट्रिंग को अगर खींचा जाएगा बोथ एंड से तो इनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन होगा। तो ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसके दोनों एंड्स को हम जैसे बोल रहे थे, यहाँ पर अगर पुल करें स्ट्रिंग को, अगर ऐसे पुल किया जाए दोनों एंड्स पर, तो स्ट्रिंग में इसके जो एंड्स हैं उससे अंदर की तरफ टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है। तो ऐसा ही केस यहाँ भी है, बस क्या हुआ कि स्ट्रिंग को हमने एक पुली के ऊपर डाल दिया ऐसे, एक एंड ये एक एंड ये, तो ये जो टेंशन फोर्सेस दिख रहे हैं पुली में ये अंदर की तरफ ही हैं, जैसे यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ है। बस क्या है कि इस पुली को हमने ऐसे इस इस स्ट्रिंग को इस सर्कुलर पुली के ऊपर से डाल दिया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब एक सिंगल स्ट्रिंग होती है उसमें कोई जॉइंट नहीं हो, कोई नॉट नहीं लगा हो, तो सिंगल स्ट्रिंग जब भी होगी तो उसमें टेंशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगा। अगर स्ट्रिंग को इस तरह से यूज़ किया जाए कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ऐसे एक ब्लॉक रखा है और मान लो और एक ब्लॉक इधर बना लेते हैं, एक ब्लॉक मान लो ऐसे रखा है, ये m1 मास का ब्लॉक, ये m2 मास का ब्लॉक, और इधर भी एक पुली लगा लेते हैं, मान लो इधर भी एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को अगर पुल किया जाए, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पर और दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, दोनों स्ट्रिंग्स अलग हैं, ये स्ट्रिंग 1 ये स्ट्रिंग 2, तो दोनों स्ट्रिंग्स क्योंकि अलग अलग हैं तो इनमें टेंशन फोर्स अलग अलग लिया जाएगा। इसमें T1 ऐसे और इसमें ये दोनों एंड से पुली के तो अंदर की तरफ T2, यानी स्ट्रिंग जब भी चेंज होगी तो उसमें टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा, और अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स एक जैसा ही रहेगा। और ये तो कांटेक्ट फोर्स हुआ स्ट्रिंग के लिए। अगर दूसरे टाइप के कांटेक्ट फोर्स की बात करें जिससे हम डील करने वाले हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जब कोई दो बॉडीज़ का सरफेस कांटेक्ट में आता है, जैसे ये एक मास बॉडी है और ये कोई सरफेस है और ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो इस बॉडी का जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वेट की वजह से ये बॉडी इस कांटेक्ट सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ठीक है, वेट की वजह से, यानी अगर हम सिर्फ इस सरफेस को देखें तो सरफेस पर नीचे की तरफ ये बॉडी एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है जो इस सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और अगर बॉडी को देखें तो इस बॉडी पर ये सरफेस की वजह से इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल
रिएक्शन एक्टिंग ऑन सरफेस ड्यू टू बॉडी, और ये है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यू टू सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे नॉर्मल रिएक्शन वाले। एक को हम बोल सकते हैं एक्शन, बॉडी ने सरफेस पे जो लगाया उसको बोल दिया एक्शन, तो सरफेस ने बॉडी पर जो लगाया वो कहलाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो एक गलती कई बार होती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को हम लोग इक्वल एंड अपोजिट मानकर उनको ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन वो बात गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो डायग्राम है इससे समझ में आ रहा है कि एक्शन फोर्स जो है वो तो सरफेस पर एक्ट कर रहा है, जिस सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है, और ये वाला जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स ये बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तो जब दोनों अलग अलग बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं, ये सरफेस पर ये बॉडी पर, तो एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग बॉडी है, ये सरफेस ये अलग ट्रीट किया जा रहा है, ये अलग बॉडी है, तो एक्शन अलग है रिएक्शन अलग है, दोनों को इक्वल एंड अपोजिट करके ज़ीरो कर देना वो गलत हो जाएगा। और एक कांटेक्ट फोर्स, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन का और एक एग्जांपल बता देते हैं और एक केस। अगर स्फेरिकल बॉडी हो, मान लो जैसे कोई स्फेयर अगर सरफेस पर रखा हो, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होना चाहिए, सरफेस के नॉर्मल, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल होना चाहिए। तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल अगर बनाओगे तो वो ऑब्वियसली कहाँ से पास होगा, वो स्फेयर के सेंटर से पास होगा, बिकॉज़ ये हमें ऑलरेडी पता है कि स्फेयर के किसी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये तो टेंजेंट हुआ, नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होता है। तो वैसे ही ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट था, कांटेक्ट पॉइंट पर अगर नॉर्मल बनाओगे तो वो कहाँ से पास हो रहा होगा, सेंटर से। ठीक है, तो अगर इस तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बॉडी ने सरफेस पर लगाया, तो सरफेस जो बॉडी पर लगाएगा वो यहाँ से सेंटर से पास होगा, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सरफेस ऑन बॉडी। ठीक है, तो स्फेयर वाले केस में या रिंग हो या डिस्क हो, उन सभी में नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगाएंगे अगर वर्टिकली रखा है डिस्क और रिंग। फिर और एक कांटेक्ट फोर्स जिससे हम डील करने वाले हैं वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग तो सभी ने देखा ही होगा। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच नहीं करें या कंप्रेस नहीं करें तो उसका जो स्टेट है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या रिलैक्स्ड स्टेट। तो ये हम मान लो हमारा एक स्प्रिंग है जो अपने रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये इसका नॉर्मल लेंथ है सपोज L। लेकिन अगर इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें, इस स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया, सपोज इतना स्ट्रेच कर दिया, X लेंथ हमने इसमें स्ट्रेच कर दिया, तो स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करोगे तो इसमें अंदर की तरफ फोर्स डेवलप हो जाता है। ये हमें पता है कि स्प्रिंग को अगर ऐसे पुल किया जाए, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाई जाए, तो स्प्रिंग में अंदर की तरफ फोर्स डेवलप हो जाता है जो उस एक्सटेंशन को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि नॉर्मल लेंथ में लाने की कोशिश करता है। इसीलिए जो फोर्स है इसको कई बार रीस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में आगे इलास्टिसिटी चैप्टर में फिर से बात करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रीस्टोरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमने स्प्रिंग को जो है स्ट्रेच किया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये फोर्स ही स्प्रिंग को वापस इसके नॉर्मल लेंथ में रीस्टोर करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। और स्प्रिंग को अगर कंप्रेस किया जाए, अगर स्प्रिंग को दबाया जाए, मान लो कि इतना दबा दिया हमने x डिस्टेंस तक, नॉर्मल लेंथ से x डिस्टेंस उसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, फोर्स बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे क्योंकि ये स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फोर्स होता है स्प्रिंग में जो डेवलप होता है, इसको हुक्स लॉ से डिफाइन किया जाता है। इस फोर्स को हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स डेवलप होगा ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x क्या चीज़ था, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, और यू कैन से x क्या है, x है चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग के लेंथ में जो हमने चेंज किया है, चाहे एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें, दोनों ही केस में स्प्रिंग के लेंथ में चेंज होता है।
तो एक्स है चेंज इन लेंथ। तो जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में वो चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और कंप्रेस करोगे तो भी वैसे ही होगा, जितना ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ जाएगा। और यहाँ एक माइनस साइन भी लगाते हैं। ये माइनस साइन जब लगाओगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट करता है, वेक्टर में माइनस का मतलब क्या होता है ये पता ही है। वेक्टर में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि x अगर इस तरफ है, देखो अगर x को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं यानी चेंज इन लेंथ, इस तरफ है x, तो फोर्स किस तरफ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर खींचोगे स्प्रिंग को तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे यानी x अगर इधर की तरफ हो तो F बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से पता चलता है। और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना है तो यहाँ एक कांस्टेंट देना होगा। तो ये जो कांस्टेंट है K, दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें स्प्रिंग कांस्टेंट का तो आएगा F/x। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्केलर वैल्यू है और ये स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मीन्स स्प्रिंग के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, यानी स्प्रिंग पतले तार से बनाया गया है कि मोटे तार से बनाया गया है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से ये भी समझ सकते हैं कि अगर मोटे तार से स्प्रिंग बनाओगे, मोटे तार का स्प्रिंग तुमने देखा होगा कहाँ, साइकिल के सीट में जैसे लगा होता है, या ऐसे जो व्हीकल्स हैं जिनमें हैवी लोड उठाना होता है वहाँ पर जो स्प्रिंग यूज़ होते हैं वो मोटे तार के बनाए जाते हैं। कई बार तो रॉड को मोड़कर बनाया जाता है। और पतला स्प्रिंग जैसे जो टिकटॉक पेन्स होते हैं, पेन के अंदर जो पतला वाला स्प्रिंग लगा है रिफ़िल को ऐसे टिकटॉक करके यूज़ करने के लिए, वो स्प्रिंग पतले तार का बनाया जाता है। तो ये तुम्हें अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी पता है कि कौन से वाले स्प्रिंग में साइकिल की सीट से स्प्रिंग निकाल लो और पेन की रिफ़िल से स्प्रिंग निकाल लो, और दोनों में एक बराबर चेंज इन लेंथ करने की कोशिश करो। यानी कि दोनों के लिए x एक बराबर अगर रखा जाए तो हमें अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी पता है कि कौन से केस में फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो मोटे तार से जो स्प्रिंग बनाया है उसमें फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, और जो पतले तार से स्प्रिंग बनाया है उसमें फ़ोर्स कम लगेगा फॉर सेम चेंज इन लेंथ। इट मीन्स कि K किसका ज़्यादा होगा, मोटे तार वाले स्प्रिंग का K, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग होती है, यानी कि स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है, कितना थिकनेस के वायर से बना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर यूनिट लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की तो यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ऐसा डेफिनेशन आ रहा है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारे काम आने वाला है। तो ये कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं